हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम की। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ADR। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से पहले हमारे पास एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम था जिसके अंदर क्या आते हैं, कोर्ट्स के अंदर डिस्प्यूट लेके जाती थी पार्टीज़, एंड वहाँ पर कोर्ट जो थी वो उन पार्टीज़ के बीच में जो भी डिस्प्यूट होता था उसको रिजॉल्व करती थी। एंड कोर्ट्स के अंदर एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड प्रोसीजर होता था, वो फॉलो होता था। कि प्रोसीजर ये होता था कि जैसे डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से प्रेजेंट होंगे, पार्टीज़ अपनी बात किस तरीके से रखेंगी कोर्ट के सामने, उसके बाद विटनेसेस कैसे कैसे आएंगे अपना बात रखने के लिए, जो पार्टीज़ हैं वही अपना पक्ष को प्रूव करने के लिए, अपने केस को प्रूव करने के लिए विटनेसेस प्रेजेंट करेंगे कोर्ट के अंदर। एंड विटनेसेस किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से अपनी बात प्रेजेंट करेंगे, ये सब एक प्रोसीजर के अंदर प्री डिफाइंड है। एंड कोर्ट्स वही प्रोसीजर फॉलो करके जस्टिस डिलीवरी करते हैं। अब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कोर्ट्स जो थी उनमें जस्टिस देने के लिए पार्टीज़ को बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता था, और ये जो प्रोसेस था बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। जो प्रोसीजर फॉलो होता था वो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसीजर था। तो इसीलिए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, इसको अडॉप्ट किया गया, इसको लाया गया इंडिया के अंदर। एंड इसके आने के बाद से पार्टीज़ जो हैं ऑप्ट कर सकती हैं कि उनको कहाँ जाना है, कोर्ट में जाना है अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए, या फिर ADR के पास जाना है। अब यहाँ पर पार्टीज़ जो हैं वो आज़ाद हैं ये तय करने के लिए कि वो कहाँ जाना चाहती हैं, कोर्ट में जाना चाहती हैं या ADR के पास जाना चाहती हैं। इसका मतलब ये है कि जो ADR सिस्टम है, जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, वो सुपरसीड नहीं कर रहा है कोर्ट्स को, वो सप्लीमेंट कर रहा है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है, यानी कि कोर्ट्स जो हमारा कन्वेंशनल सिस्टम है जस्टिस डिलीवरी का। ये ADR उस कन्वेंशनल सिस्टम को क्या कर रहा है, सप्लीमेंट कर रहा है, इन एडिशन, ऑल्टरनेट नहीं है ये कन्वेंशनल सिस्टम का। इसके बाद है जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, इसके प्रोविजंस कहाँ दिए गए हैं, कौन सा एक्ट है जिसके अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं, तो वो है द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। इस एक्ट के अंदर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन के प्रोविजंस दिए गए हैं। एंड आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन ये दोनों ही ADR के मोड्स हैं। इन दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकते हैं। अब आज के पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम सिर्फ आर्बिट्रेशन के बारे में बात करेंगे। अब आर्बिट्रेशन की हिस्ट्री क्या है, 1996 से पहले आर्बिट्रेशन का कोई दूसरा एक्ट था, तो यस 1940 का एक्ट था आर्बिट्रेशन का। एंड आर्बिट्रेशन के सारे प्रोविजंस गवर्न होते थे द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 से, एंड उसको रिपील करके आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 को एनफोर्स में लाया गया। एंड ये एनफोर्स में आया था 22 अगस्त 1996 को, एंड ये एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया पर। अब जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का एक्ट है, ये किस पर बेस्ड है, ये हमारा जो मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन 1985 का जो लॉ है उस पर, एंड यूनिसेट्रल कंसिलिएशन रूल्स 1980, इन दोनों पर हमारा ये जो करंट एक्ट है आर्बिट्रेशन का, ये इन दोनों पर बेस्ड है। इसके बाद अब जो आर्बिट्रेशन है, इसका मतलब क्या होता है कि सिंपल एक पर्सन होता है जो हाईली क्वालिफाइड होता है, जैसे जजेस होते हैं उसी तरह से एक आर्बिट्रेटर होता है। एंड आर्बिट्रेटर एक तरीके से आर्बिट्रेशन के अंदर जज होता है, एंड वो पार्टीज़ का डिस्प्यूट डिसाइड करता है। एंड आर्बिट्रेशन के अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं होता है, यहाँ पर पार्टीज़ के पास लिबर्टी होती है। वाई पीपल ऑप्ट ADR, क्यों लोग ADR को ऑप्ट कर रहे हैं बजाय कोर्ट्स के, कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं, ADR में क्यों ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ADR के अंदर पार्टीज़ के पास लिबर्टी है चूज़ करने के लिए। वो प्लेस को चूज़ कर सकते हैं, लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं, प्रोसीजर को चूज़ कर सकते हैं। इवन जो आर्बिट्रेटर होता है आर्बिट्रेशन के अंदर, वो जज को भी वो खुद ही अपॉइंट करती हैं पार्टीज़। अब आर्बिट्रेशन का मतलब सिर्फ यही होता है, यहाँ पर
अग्रीमेंट के थ्रू पार्टीज़ ये डिसाइड करती हैं कि उनका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है वो, या फिर फ्यूचर में जो उनका डिस्प्यूट अराइज होगा उन दोनों के बीच में, उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा। उनको आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व किया जाएगा, प्लस आर्बिट्रेशन का डिसीजन बाइंडिंग होगा। एंड आर्बिट्रेशन के अंदर वो जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा वो कौन करेगा, एक आर्बिट्रेटर करेगा या एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर करेगा। तो अग्रीमेंट के अंदर अगर पार्टीज़ ने ये डिसाइड कर लिया है कि ऐसे जो उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है या फिर इन फ्यूचर में जो डिस्प्यूट उन दोनों के बीच में अराइज होगा, और ये प्राइवेट डिस्प्यूट होता है उन दोनों पार्टीज़ के बीच में, उसके लिए वो आर्बिट्रेशन के पास जाते हैं अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के लिए। आर्बिट्रेशन इज़ अ प्रोसीजर इन विच डिस्प्यूट इज सबमिटेड। एक प्रोसीजर होता है जिसमें डिस्प्यूट को सबमिट किया जाता है अग्रीमेंट के थ्रू। पार्टीज़ जो है अग्रीमेंट करती हैं आपस में, एंड अग्रीमेंट के अंदर वो आर्बिट्रेटर एंड जो भी आर्बिट्रेशन के अंदर डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाना है उसके बारे में भी वो अग्रीमेंट के अंदर पहले ही डिसाइड कर लेती हैं। एंड इन चूजिंग आर्बिट्रेशन जो पार्टीज़ हैं ऑप्ट करती हैं फॉर अ प्राइवेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीजर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट। अगर वो कोर्ट में जाएंगे तो इतना जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है वो फॉलो करने के बाद जो डिसीजन आता है वो डिले हो सकता है, एंड तब तक उनका जो बिज़नेस है वो हैम्पर कर सकता है। उनकी कंपनी में और भी सारे डिसीजंस हैं वो देरी हो सकती है उन डिसीजंस को लेने में। तो इसीलिए जो लोग हैं आजकल वो आर्बिट्रेशन को ऑप्ट कर रहे हैं, एडीआर को ऑप्ट कर रहे हैं। अब जो आर्बिट्रेशन है उसके अंदर क्या है प्रोसीजर, सबसे पहले तो आता है प्रोसीजर। आर्बिट्रेशन के अंदर कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, तो सबसे पहले सेक्शन 19 के अंदर मेंशन किया गया है कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंदर सीपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। एंड पार्टीज़ जो है वो फ्री हैं प्रोसीजर डिसाइड करने के लिए कि कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा, एंड कोई भी टेक्निकल प्रोविज़न फॉलो नहीं होगा जो सीपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर गिवन है। पार्टीज़ खुद ही लिबर्टी पर हैं कि वो डिसाइड कर सके कि क्या प्रोसीजर होगा। एंड अगर पार्टीज़ डिसाइड नहीं कर पा रही हैं तो जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होगा, जो पार्टीज़ ने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया होगा, चाहे वो एक हो या चाहे वो एक से ज़्यादा हो, वो होगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। एंड वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी कि क्या प्रोसीजर अपनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होना चाहिए। सेक्शन 20 डिफाइन करता है प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन कहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर भी पार्टी जो है उसके पास लिबर्टी है, वो डिसाइड कर सकती हैं प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। ऐसे ही ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कोर्ट्स में आपको इतनी लिबर्टी नहीं मिलती है। जहाँ पर जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी आपको उसी कोर्ट के पास जाना होगा। आपके पास लिबर्टी नहीं है कि मैं इस एरिया में रहता हूँ तो मैं इसी एरिया के कोर्ट के पास जाऊँगा। तो आप पार्टीज़ जो हैं एडीआर के पास पूरी इस तरीके की लिबर्टी मिलेगी। नेक्स्ट है लैंग्वेज। सेक्शन 22 बात करता है लैंग्वेज की, कि कोर्ट के पास अगर कोई भी मैटर जाता है तो लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती है, जो कोर्ट की लैंग्वेज होती है उसी लैंग्वेज के अंदर सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं। बट अगर मैटर जा रहा है एडीआर के पास तो पार्टीज़ जो है उनके पास लिबर्टी है, वो चूज़ कर सकती हैं कि किस लैंग्वेज के अंदर उनकी जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो किस भाषा में होनी चाहिए। अगर पार्टीज़ चाहती हैं उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कोई रीजनल लैंग्वेज में हो तो वो भी वो करवा सकती हैं, उनके पास ये लिबर्टी है। नेक्स्ट है, जैसे ही कोर्ट के पास ये पावर होती है इंटरिम रिलीफ को ग्रांट करने की, उसी तरीके से सेम एडीआर के पास भी जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, उसके पास भी इंटरिम रिलीफ को ग्रांट करने की पावर होती है अंडर सेक्शन 17 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। कि अगर आर्बिट्रेशन में के अंदर जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उनको ऐसा लगता है कि इंटरिम रिलीफ देना ज़रूरी है एंड सर्कमस्टांसेस इस तरीके के हैं तो वो दे सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 37 कि अगर जो इंटरिम रिलीफ है वो गलत ग्रांट हो गया है, वो पर्सन एंटाइटल नहीं था, तो उससे जो अग्रीव्ड पर्सन है उस ऑर्डर से, तो वो पर्सन अपील फाइल कर सकता है। एंड आर्बिट्रेशन का जो भी इंटरिम ऑर्डर है या फिर आर्बिट्रेशन के अंदर अगर कोई भी अवार्ड किया आया है, आर्बिट्रेशन का जो भी डिसीजन होता है उसको हम अवार्ड बोलते हैं, एंड कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है हम उसको जजमेंट बोलते हैं। एंड जो भी आर्बिट्रेशन का अवार्ड है प्लस जो भी आर्बिट्रेटर ने इंटरिम रिलीफ दिया है, पार्टीज़ उसको अपील कर सकती हैं। बट सिर्फ वन अपील ही अलाउड है, सिर्फ सिंगल अपील ही अलाउड है, सेकंड अपील अलाउड नहीं है अंडर द लॉ।
नेक्स्ट, जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आता है तो पार्टीज़ बाउंड होती हैं उनके डिसीजन से, कोर्ट का डिसीजन पार्टीज़ को मानना पड़ता है। सेम उसी तरीके से जो ऑर्डर होता है आर्बिट्रेटर का, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर पास करेगी और जो भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अवार्ड किया है वो भी फाइनल होगा एंड पार्टीज़ बाउंड होगी उस अवार्ड को मानने के लिए। ये कहा है सेक्शन 35 के अंदर। नेक्स्ट है, जो अवार्ड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल देगी उस अवार्ड को एनफोर्स भी करवाया जा सकता है अंडर सेक्शन 36। एंड अगर अवार्ड जो है वो गलत तरीके से दिया गया है, गलत तरीके से प्रोनाउंस किया गया है अवार्ड, जो आर्बिट्रेटर थे वो कॉम्पिटेंट नहीं थे और जो पार्टी के फेवर में अवार्ड आया है वो पार्टी एंटाइटल नहीं है उस अवार्ड के, एंड वो पर्सन जो अग्रीव्ड पार्टी है, जो अग्रीव्ड है उस अवार्ड से, तो वो क्या होगा, तो वो जो अग्रीव्ड पार्टी है, अग्रीव्ड फ्रॉम द अवार्ड ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, तो वो पर्सन सेट असाइड कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कोर्ट के अंदर अंडर सेक्शन 34 एंड उसके लिए भी लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है। उस लिमिटेशन पीरियड के अंदर अंदर ही आपको कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल करनी है सेट असाइड करने के लिए उस ऑर्डर। अब जो आर्बिट्रेशन होता है, आर्बिट्रेशन के अंदर ADR, उसके अंदर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है, उसी को हम जज बोलते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में एक सोल आर्बिट्रेटर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर भी हो सकते हैं, जॉइंट आर्बिट्रेटर भी हो सकते हैं। सेक्शन 10 बात करता है नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेटर की, कि कितने नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेटर होने चाहिए एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अंदर। तो पार्टीज़ जो हैं ये फ्री हैं, वो डिटरमाइन कर सकती हैं कि कितने नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेटर होने चाहिए उनका डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंसिस्ट कर सकती है कितने भी नंबर की, या तो वो अकेला एक आर्बिट्रेटर होगा या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट वो हमेशा ऑड नंबर में होना चाहिए, इवन नंबर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इवन नंबर में होगा तो डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व नहीं होगा। एंड कोई भी एक पर्सन हमें ऐसा चाहिए, कोई एक ऑड नंबर हमें इसलिए चाहिए ताकि अगर कोई भी डिसीजन ऐसा आता है, 4 आर्बिट्रेटर होंगे एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अंदर, तो 4 आर्बिट्रेटर में से 2 आर्बिट्रेटर एक पार्टी को फेवर कर रहे हैं एंड 2 आर्बिट्रेटर एक अनदर पार्टी को फेवर कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर कोई ऐसा होना चाहिए जो ये टाई हो गया है डिस्प्यूट के डिसीजन में, उस टाई को ब्रेक कर सके। तो इसीलिए हमें जब भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने हैं वो ऑड नंबर में अपॉइंट करने हैं। पार्टीज़ फ्री हैं कि कितने नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेटर उन्होंने अपॉइंट करने हैं अपने डिसीजन को रिजॉल्व करने के लिए। एंड अगर वो एक से ज़्यादा अपॉइंट करते हैं तो उन्हें ये बात ध्यान रखनी है कि आर्बिट्रेटर हमेशा ऑड नंबर में होना चाहिए। नेक्स्ट होगा अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। ये दिया गया है सेक्शन 11 के अंदर कि जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो रहा है किसी भी पार्टीज़ के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, तो उसकी नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए ये मैटर नहीं करता है। जब तक पार्टीज़ ने अग्रीमेंट जो किया है आर्बिट्रेशन का उसके अंदर कुछ स्पेसिफाई ना लिखा हो, तब तक जो जनरल रूल है वो ये है कि आर्बिट्रेटर किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है। पार्टीज़ फ्री हैं कि उनको किस प्रोसीजर को अपनाते हुए आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना है। अगर पार्टीज़ ने डिसाइड किया है कि 3 आर्बिट्रेटर होने चाहिए उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, एंड पार्टीज़ ये डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि कौन सा आर्बिट्रेटर किसको अपॉइंट करना चाहिए एज आर्बिट्रेटर, तो पार्टीज़ क्या करेंगी, या दोनों के अंदर अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, जो 2 पार्टीज़ हैं उन दोनों के आपस में अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है कि इन 3 पर्सनस को एज आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना चाहिए, तो इस सिचुएशन के अंदर अगर दोनों पार्टीज़ अग्री नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा, एक पार्टी अपना एक आर्बिट्रेटर सिलेक्ट करेगी, दूसरी पार्टी अपना एक और आर्बिट्रेटर सिलेक्ट करेगी, एंड वो जो दोनों अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर हैं वो मिलकर थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन को एज आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। एंड अगर वो जो पार्टी है वो विद इन द टाइम पीरियड, वो 30 दिन के अंदर अंदर अगर आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पा रही है, या तो पार्टी फेल हो जाती है अपना एक आर्बिट्रेटर सिलेक्ट करने के लिए, या फिर जो आर्बिट्रेटर के द्वारा अपॉइंटेड जो दोनों आर्बिट्रेटर थे वो फेल हो जाते हैं थर्ड आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए। तो जो अपॉइंटमेंट है आर्बिट्रेटर का वो किसके द्वारा होगा, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के द्वारा।